हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो आज हम करने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या है? अलजेब्रा ऑफ सेट्स। आज हम कहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं? अलजेब्रा ऑफ सेट्स। इसमें हम कुछ लॉज को देखेंगे जो कि हमारे पास इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। अलजेब्रा ऑफ सेट्स में हम क्या सपोज करके चल रहे हैं? हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास कोई भी 3 सेट्स हैं। हम कोई भी 3 सेट्स कंसीडर कर रहे हैं। उन 3 सेट्स को हमने कौन से नाम दिए? ए, बी, सी। मतलब कोई भी हमारे पास सेट हो सकते हैं। हमने उसके बेस के ऊपर कौन से हमारे पास लॉज हैं हमने वो चेक करने हैं। सो जो हमारे पास सबसे पहला जो लॉ है, सबसे पहला लॉ हमारे पास क्या है? आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट लॉ हमारे पास क्या बोलता है? आइडेम्पोटेंट लॉ जो है वो हमारे पास हमें बोलता है कि अगर हमारे पास ए सेट है, अगर हम ए की यूनियन ए से कर दे तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? दोबारा ए। ऑब्वियसली इसमें तो हमारे पास कुछ ऐसी सोचने ऐसी बात ही नहीं है। अगर हमने दो सेट्स दोनों ही सेम अमाउंट की यूनियन करेंगे तो हमारे पास सेम ही तो आएगा। अगर हम सेम सेट्स के इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो वो हमारे पास अगेन ए ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सा लॉ था? आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट के बाद हमारे पास क्या आ जाता है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी आइडेंटिटी हमारे पास कि हमारे पास अगर हम कोई सेट की यूनियन करने जा रहे हैं, हम किसी सेट की किसके साथ यूनियन करें कि हमारे पास दोबारा ही सेम सेट आ जाएंगे। अगर हम किसी सेट की यूनियन कर रहे हैं, ऐसे कौन से सेट के साथ करें कि हमारे पास दोबारा ए ही आ जाए। अगर तो हमने ए के अलावा कोई और सेट लिया जिसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स ए में है उसके अलावा और एलिमेंट प्रेजेंट है तो यूनियन कभी भी सेम नहीं आ सकती। या तो हम क्या बोलें कि ए की यूनियन ए से करें, बट हमें कोई और सेट ऐसा फाइंड आउट करना है कि अगर हम कोई भी सेट ले लें और उसकी फिर उसके साथ यूनियन करें तो हमारे पास सेम आए। तो हमारे पास कौन सा सेट होता है? एम्प्टी सेट। यानी कि हमारे पास जो एम्प्टी सेट है वो किस तरह एक्ट करता है? एज एन आइडेंटिटी इन यूनियन। और जब हम इंटरसेक्शन करते हैं कि हमारे हम किसके साथ इंटरसेक्शन करें कि हमारे पास दोबारा सेम सेट आ जाए, तो पूरा यूनिवर्स यू ले लो। पूरा यूनिवर्स, अगर हम पूरे यूनिवर्सल सेट की अगर हम इंटरसेक्शन कर दें किसी भी सेट के साथ तो हमारे पास दोबारा वही सेट आ जाएगा ना जिसके साथ हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं। जैसे हमने ए की इंटरसेक्शन करी यूनिवर्सल के साथ तो हमारे पास दोबारा ए आ गया। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा कि आइडेंटिटी यूनिवर्सल लॉ आइडेंटिटी हो जाएगा जब हम क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्शन कर रहे हैं सेट्स की। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? कॉम्यूटेटिव लॉ। इसके बाद जो हमारे पास आ जाता है वो कौन सा लॉ है? कॉम्यूटेटिव। तो जो हमारे पास कॉम्यूटेटिव लॉ है, कॉम्यूटेटिव लॉ हमें क्या बोलता है? जो हमारे पास कॉम्यूटेटिव लॉ है, कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी दो सेट्स हैं हमारे पास, वो आपस में क्या कर रहे हैं? कॉम्यूट कर रहे हैं। अगर हमने ए यूनियन बी किया या फिर हमने बी यूनियन ए किया तो हमारे पास वन एंड द सेम थिंग। कि अगर ए यूनियन बी कर रहे हो या फिर बी यूनियन ए कर रहे हो तो हमारे पास सेम आंसर आएगा। सिमिलरली अगर हम ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हैं या फिर बी इंटरसेक्शन ए कर रहे हैं तो हमारे पास सेम आएगा। ये हमारे पास क्या होगी? कॉम्यूटेटिविटी। कि हमारे पास सेट्स में कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करती है। इसके बाद हमारे पास क्या आ गई? एसोशिएटिविटी। यानी कि एसोशिएटिव लॉ। एसोशिएटिव लॉ में हमारे पास क्या होता है? एसोशिएटिव लॉ में जैसे हमारे पास कोई 3 सेट्स हैं, हमने कोई 3 सेट लिए ए बी सी। अगर हम ए यूनियन बी कर दें पहले, उसके बाद उसकी सी के साथ यूनियन करें, या फिर हम पहले बी यूनियन सी कर दें उसके बाद उसकी ए के साथ यूनियन करें तो वो हमारे पास क्या आएगा? इक्वल आएगा। सिमिलरली गोज फॉर इंटरसेक्शन। जैसे कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी कर दें फिर उसके हम सी के साथ इंटरसेक्शन करें, या फिर पहले बी की सी के साथ इंटरसेक्शन कर दें एंड दोबारा से उसकी ए के साथ करें तो वो हमारे पास क्या आएगा? सेम आएगा। यानी कि सेट्स में हमारे पास एसोशिएटिविटी होल्ड हो जाती है। एसोशिएटिविटी के बाद हमारे पास क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव में हमारे पास क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव में हमारे पास क्या है कि हमारे पास अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो रहा है, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो हमारे पास यहाँ पर जो ऑपरेटर है, यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन है? यूनियन का। तो ए यूनियन बी, फिर
ए यूनियन सी, यानी कि जो बाहर है ए, उसको पहले बी के साथ यूनियन, फिर सी के साथ यूनियन, एंड जो बी और सी में यहाँ वाला ऑपरेशन है वो हमारे पास इन दोनों के बीच में आ जाएगा। यानी कि किस वजह से हमने इसको ओपन किया, ए यूनियन बी, उसकी इंटरसेक्शन किसके साथ होगी, ए यूनियन सी के साथ। ये हमारे पास क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब अगर हमारे पास क्या होता, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास ये ऑपरेशन है ये पहले दोनों के बीच में आएगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, और जो यहाँ पर है ये वाला हमारे पास कहाँ जाता आ जाता है, इनके बीच में यूनियन। तो ये हमारे पास इस तरीके से ओपन हो जाता है। यानी कि हमारे पास आइडेम्पोटेंट, आइडेंटिटी, कॉम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ये जो सारे के सारे लॉज है ये हमारे पास सेट्स में क्या होते हैं, होल्ड हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा लॉ है, जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है डी मॉर्गन्स लॉ। सो नेक्स्ट वी हैव इज डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में हमारे पास क्या बोला जाता है कि अगर हम कोई दो सेट्स की यूनियन का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, हमने कोई दो सेट्स लिए उनकी यूनियन की और उसका क्या लिया हमने, कॉम्प्लीमेंट, तो हमारे पास क्या होता है, चाहे पहले आप ए का कॉम्प्लीमेंट ले लें, बी का कॉम्प्लीमेंट ले लें, और उनकी क्या कर देते हैं हम, इंटरसेक्शन। यानी कि डी मॉर्गन्स में हमारे पास क्या होता है, जब यूनियन होता है, यूनियन किस में चेंज हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट के टाइम इंटरसेक्शन में। यूनियन किस में चेंज हो गया, इंटरसेक्शन में, और कॉम्प्लीमेंट अलग अलग होगी दोनों सेट्स की। और सिमिलरली अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज होगी, इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज होगी। आफ्टर दैट हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम ले ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि हमने ए में से बी और सी का कॉमन पार्ट एलिमिनेट कर दिया, वो हमारे पास क्या बन जाता है, ए माइनस बी। वैसे ही हम करेंगे ए माइनस सी, बट जो जब हम माइनस ले रहे हैं यानी कि हम निकाल रहे हैं, तो इंटरसेक्शन किस में चेंज हो जाता है, यूनियन में। सिमिलरली अगर हम क्या कर रहे हैं, ए माइनस, मतलब ए में से बी यूनियन सी का डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाता है, ए माइनस बी, ए माइनस सी, बट यूनियन किस में चेंज हो जाएगी, इंटरसेक्शन। सो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। उसके बाद हम एक और चीज़ देखते हैं फैन डायग्राम की हेल्प से। जैसे कि हम क्या करते हैं, जब हम ए माइनस बी निकालते हैं वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ए, ये हमारे पास बी। सो ए माइनस बी का मतलब हमारे पास ये वाला एरिया, ये है हमारे पास ए माइनस बी। आप अगर क्लियरली देखें तो ये हमारे पास क्या हो गया, यानी कि जो सारा ए था, ए में से हमने ये पार्ट निकाला है। अगर हम बी ले लें, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट ये सारा एरिया, बी को छोड़ के जो बाकी सारा है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर हम बी के कॉम्प्लीमेंट की ए के साथ इंटरसेक्शन कर दे तो वो हमारे पास ए माइनस बी ही तो आ जाएगा। क्लियरली वेन डायग्राम से देख पा रहे हो कि अगर हम बी को हटा दें तो बी का कॉम्प्लीमेंट ये वाला सारा, और ए है हमारे पास ये, यानी कि जो ये ए और बी का कॉम्प्लीमेंट है उसका कॉमन पार्ट तो एट द एंड ये वाला ही बचा, और वो हमारे पास क्या होता है, ए माइनस बी। यानी कि ए माइनस बी को लिखने का हमारे पास एक और वे आ गया। ए माइनस बी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि जो ए माइनस बी है हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, ए उसकी इंटरसेक्शन कर दो बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। ये हमारे पास क्या आ गया, ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका। सिमिलरली अगर हम देखना चाहें बी माइनस ए, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, बी और उसके इंटरसेक्शन ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। सो इसके बाद हमारे पास एक और क्या आ गया, अगर हम क्या कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन विद ए माइनस बी, इसको आप डायग्राम की हेल्प से क्लियरली समझ सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं। ये हमारे पास ए, ये हमारे पास बी, हमने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी यानी कि दिस वन पोर्शन, इसकी हम यूनियन कर रहे हैं ए माइनस बी के साथ, ए माइनस बी यानी कि ये वाला पोर्शन, इनकी यूनियन, तो हमारे पास क्या बन गया, कंप्लीट ए।
यानी कि ए इंटरसेक्शन बी की जब हम ए माइनस बी के साथ यूनियन कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, दोबारा से ए बन जाता है। सिमिलरली इसके बाद हमारे पास कुछ छोटे छोटे और मतलब बोल सकते हो क्या, कुछ प्रॉपर्टीज टाइप ही हैं, वो आप क्लियरली समझ सकते हो। सबसे पहला, अगर हम पूरे यूनिवर्स का ही कॉम्प्लीमेंट ले लें, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, हमारे पास क्या होगा, यूनिवर्स को ही सारे को ही निकाल दिए एक तरह से, यूनिवर्स क्या क्या, क्या बचेगा, एम्प्टी सेट ही बचेगा। अगर हम एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट ले लें, खाली का कॉम्प्लीमेंट, तो जिस कॉन्टेक्स्ट में जिस भी हमें पास जो भी गिवन है उसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, वो सारा सेट आ जाएगा यूनिवर्सल। अगर हम किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं तो हमारे पास दोबारा से वही सेम सेट आ जाता है। एंड आफ्टर दैट अगर हम किसी सेट की उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करते हैं, अगर हम किसी सेट की उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, पूरा यूनिवर्सल। ये सब आप वैन डायग्राम से इजीली समझ सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास क्या था, ए, ये था यूनिवर्स। अगर ये ए है तो ये जो बाकी जो रह गया बाहर इसके, वो क्या होगा हमारे पास, ए का कॉम्प्लीमेंट। और हम इन दोनों की क्या कर रहे हैं, यूनियन, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, पूरा पूरा यूनिवर्स। और अगर हम इनकी इंटरसेक्शन ले लें, इनके इंटरसेक्शन मतलब इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, वो क्या होगी हमारे पास, एक एम्प्टी सेट, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। और जो इसके बाद नेक्स्ट वाला है वो हमारे पास इम्पॉर्टेंट है, वो क्या बोलता है कि अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है तो ये हमारे पास क्या इम्प्लाइज करता है कि बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ए के कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा। यानी कि अगर ए बी का सबसेट है तो बी का कॉम्प्लीमेंट ए के कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा। एंड ये कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर बी का कॉम्प्लीमेंट ए के कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है तो ये हमारे पास क्या इंप्लाई करेगा कि ए इज सबसेट ऑफ बी। यानी कि ये इफ एंड इफ ओनली इफ रिजल्ट है। इसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आ जाते हैं। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। सबसे पहला जो हमारे पास रिजल्ट है वो हमारे पास क्या है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हमारे पास हर एक सेट खुद में सबसेट होता ही है। यानी कि ये कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। उसके बाद जो सेकंड है वो हमारे पास क्या है कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट ले लो, एम्प्टी सेट तो उसका सबसेट बन ही जाएगा। एंड थर्ड हमारे पास क्या है कि कोई भी सेट अगर हम ले रहे हैं वो हमेशा यूनिवर्सल का सबसेट होता ही होता है। अगर हम यूनिवर्सल ले रहे हैं उसके अंदर कोई सेट ले तो उसका क्या बनता है, सबसेट बनता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो पावर सेट होता है। पावर सेट अगर हम किसी भी सेट का पावर सेट लेते हैं, पावर सेट ऑफ एनी सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। पावर सेट कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल, अब आप बोलोगे कि अगर हम एम्प्टी सेट ही ले लें, अगर ए जो है वो हमारे पास एम्प्टी सेट ही है तो हम पावर सेट ऑफ ए लिखेंगे। पावर सेट ऑफ ए में हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर सेट ऑफ ए में हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम एलिमेंट लिखने जाएंगे पावर सेट ऑफ ए के अंदर, तो इसके अंदर जब हम इसके सबसेट्स की कलेक्शन लेंगे तो इसका सबसेट कौन हो जाएगा, एम्प्टी सेट। यानी कि पावर सेट ऑफ ए के अंदर एम्प्टी सेट बैठ गया उसकी कलेक्शन में। ये एम्प्टी नहीं हुआ, ये इसका मतलब क्या हुआ कि पावर सेट के अंदर हमारे पास एक एलिमेंट है जो कौन सा है, एम्प्टी सेट। यानी कि एम्प्टी सेट पावर सेट में है, ये खुद एम्प्टी नहीं है बट इसमें पावर सेट में एम्प्टी सेट है। तो यानी कि एम्प्टी सेट का भी पावर सेट एम्प्टी नहीं होता। तो इससे हमारे पास क्या क्लियर हो कि पावर सेट कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता। एंड नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक रिजल्ट क्या है कि अगर ए सेट है उसके अंदर कुछ n एलिमेंट्स हैं, देन पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हो जाते हैं, 2⁻n। जैसे कि हमने एग्जांपल की थी, हमारे पास एक सेट था जिसमें ए बी
एलिमेंट थे, तो इसका पावर सेट क्या बना था हमारे पास, तो उसमें क्या क्या आया था, एम्प्टी सेट, देन ए बी, ए बी, ये हमारे पास क्या बना था, पावर सेट। और पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 एंड 4, यानी कि कितने हो गए, अगर इसमें 2 एलिमेंट्स थे यानी कि पावर सेट में कितने चाहिए थे, 2 की पावर 2, तो ये उतनी तो है। तो यानी कि अगर हमारे पास किसी एक सेट में n एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट में कितने हो जाते हैं, 2 रेज टू पावर n। तो पावर सेट में कितने हो जाते हैं हमारे पास, 2 रेज टू पावर n। एंड आफ्टर दैट उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट आ गया, नेक्स्ट रिजल्ट में हमारे पास क्या आ गया कि जो हमारे पास इक्वल सेट्स होते हैं, इक्वल सेट्स, जैसे कि हमने क्या ले लिया, कोई ए सेट है ए बी सी, कोई बी सेट है उसमें भी हमारे पास प्रेजेंट है ए बी ए सी, तो हम क्या क्लियरली देख सकते हैं कि ए और बी बराबर है, क्योंकि इसमें भी ए बी सी है, इसमें भी ए बी सी है। तो अगर ए और बी इक्वल है तो हम इनको क्या बोल दें, क्योंकि ये क्या है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स हैं, ये क्या है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स हैं। बट अगर हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स गिवन है कि हमारे पास कोई दो ए एंड बी हैं जो कि हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट है, दिस नीड नॉट इम्प्लाइज दैट कि वो हमारे पास इक्वल सेट्स होंगे। तो हमारे पास क्या मतलब हुआ कि अगर इक्वल है, इक्वल, इक्वल इम्प्लाइज इक्विवेलेंट, बट इक्विवेलेंट डज नॉट इम्प्लाई, मतलब नीड नॉट इम्प्लाई कि वो इक्वल होंगे ही होंगे। ये हमारे पास कुछ रिजल्ट्स थे। तो इससे नेक्स्ट रिजल्ट्स करने के पहले हम क्या देखने जा रहे हैं, एक टर्म, वो हमारे पास क्या है कि सेट्स की कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी से हमारा मतलब क्या होता है, इसका जनरल मीनिंग क्या होता है कि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, वो हमारे पास क्या बन जाती है उस सेट की कार्डिनैलिटी। जितने उसमें एलिमेंट्स होंगे उनकी काउंटिंग हमारे पास क्या बन जाती है, उसकी कार्डिनैलिटी। जैसे कि हम एग्जांपल देख सकते हैं, हमारे पास कोई सेट था 2 3 4, इसकी कार्डिनैलिटी यानी कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए, कार्डिनैलिटी ऑफ ए हमारे पास कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 4, तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी, 4। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि ये मॉड टाइप हम सिंबल लगा देते हैं, तो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट हो जाती है कि इसकी कार्डिनैलिटी, इस सेट की कार्डिनैलिटी कितनी है। जैसे कि अगर हमने ये सेट लिया था, हमने पीछे देखा कि ये एम्प्टी नहीं है, ये सेट है जिसमें एम्प्टी सेट ऑलरेडी बैठा है, तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्या होगी हमारे पास 1, क्योंकि इसमें एम्प्टी सेट है। बट अगर हम ए को अकेला ही फाई ले लें, यानी कि ये क्या है हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर फाई नहीं है, ये खुद ही एम्प्टी ही है, तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी 0, क्योंकि इसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो ये क्या हो जाती है कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी का मतलब क्या हो गया हमारे पास कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अब हम इसके बेस पे कुछ रिजल्ट्स करेंगे। सो हमारे पास अब कुछ रिजल्ट्स हैं। ये जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं ये हमारे पास कार्डिनल नंबर पे बेस्ड होके आएंगे। सो जो हमारे पास पहला है कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या हो कि कार्डिनैलिटी देख रहे हैं हम ए को बी की यूनियन करने के बाद, वो हमारे पास क्या बन जाती है, कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एंड जो हम यहाँ पर अब रिजल्ट्स कर रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जो हम करने जा रहे हैं कार्डिनैलिटी के सारे रिजल्ट्स ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड अगर अब हमने ए यूनियन बी की कार्डिनैलिटी देख ली, अगर हमारे पास कार्डिनैलिटी आ जाती ए
माइनस बी की, वो हमारे पास क्या होता है, कार्डिनैलिटी ऑफ ए माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि हमारे पास ए माइनस बी क्या होता है, हम ए में से इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हटा देते हैं, तो वही हमने किया। अगला हमारे पास आ गया कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ, जब हम क्या कर लेते हैं ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस। सो सिमेट्रिक डिफरेंस में हमारे पास क्या होता है, कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स कार्डिनैलिटी ऑफ कॉमन वाला पार्ट। ये हमारे पास होगी कार्डिनैलिटी ऑफ ए बी का सिमेट्रिक डिफरेंस। नेक्स्ट हमारे पास आएगा कार्डिनैलिटी ऑफ 3 सेट्स की यूनियन, अगर हम ले लें ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये हमारे पास हो जाती है कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ सी माइनस, अब हम इंटरसेक्शन की माइनस करेंगे, पहले ए बी पी सी, ए सी तीनों के इंटरसेक्शन की, और अब इसमें ऐड कर देंगे तीनों की इकट्ठी, जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अब हम ले रहे हैं कार्डिनैलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कार्डिनैलिटी ऑफ ए, हमने डी मॉर्गन्स लॉ में देखा था, ये हमारे पास क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी कि जो हमने इंटरसेक्शन की बी का होल का कॉम्प्लीमेंट लिया, यानी कि जो हमारे पास यूनिवर्सल था हमने उसमें से किसको निकाल दिया, ए यूनियन बी को, वही हो जाएगा कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल में से हमने ए इंटरसेक्शन बी को निकाल दिया, तो वही हमने यहाँ पर किया। नेक्स्ट आ गया कार्डिनैलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास क्या होगा, कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, वैसे ये हमारे पास हो जाएगा यूनिवर्सल में से हमने क्या निकाल दिया, ए यूनियन बी को निकाल दिया। इससे नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस सी, वो हमारे पास क्या हो जाएगी कि बी में से हमने ए इंटरसेक्शन बी या फिर बी इंटरसेक्शन ए को निकाल दिया, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस ए। इसके बाद एक टर्म रहेगी हमारे पास, वो क्या होती है हमारे पास, डिसजॉइंट सेट्स। कौन से सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स हमारे पास कौन से होते हैं कि जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिनमें कुछ भी कॉमन, यानी कि अगर हम उनकी इंटरसेक्शन ले तो वो हमारे पास क्या आ जाए, एम्प्टी, यानी कि इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, डिसजॉइंट सेट्स। अगर हम इसकी डायग्राम देखें, ये ए है तो हमारे पास बी बिल्कुल डिफरेंट होगा, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल के बेस पे हम ले लेते हैं, हमने कोई सेट लिया 1 2 और बी सेट लिया, उसमें है हमारे पास 3 4, तो इंटरसेक्शन हमारे पास क्या है, एम्प्टी, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन तो है नहीं, यानी कि ए एंड बी दोनों क्या है हमारे पास, डिसजॉइंट सेट्स है। जैसे ही अगर हम कंसीडर कर ले, हमने कोई सेट ले लिया ए 1 3 4 और बी था हमारे पास 2 ए, तो अगेन हमारे पास इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, एम्प्टी। यानी कि डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या होता है, अगर उन दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन ना हो तो हमारे पास क्या बन जाते हैं, डिसजॉइंट। सो इसके बाद जो हम सीखने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास क्या होती है, इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, ए क्रॉस बी, ये हमारे पास क्या हो जाती है कि ए और बी के हम क्या कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब इसमें किस तरीके से एलिमेंट्स आएंगे, पेयर की फॉर्म में आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट जो ए है वो हमारा किस सेट में से आ रहा है, ए में से बिलोंग कर रहा है, एंड बी हमारा बी में से आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी, जिसमें हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आ जाते हैं। अब हम क्या देखेंगे, हम क्या देखेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे, इसकी कुछ
प्रॉपर्टीज। सो प्रॉपर्टीज में से हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आ जाती है कि अगर हम कार्डिनैलिटी देखें कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो वो हमारे पास क्या हो जाते हैं कि जितने एलिमेंट्स ए में हैं उनकी मल्टी कर दो जितने एलिमेंट्स बी में हैं, वो उतने एलिमेंट्स हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएंगे। सो आफ्टर दैट जो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है कि अगर हम बोले कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की आ गई एम्प्टी, यानी कि कुछ उसमें कुछ आया ही नहीं, तो ये एम्प्टी कब होगी? इफ सिर्फ और सिर्फ ये तब ही एम्प्टी आएगी अगर हमारे पास ए और बी में से कोई भी एक सेट एम्प्टी है। अगर इन दोनों में से कोई भी एम्प्टी नहीं है तो कभी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी नहीं आएगी। ये एम्प्टी कब होगी? जब उन दोनों में से कोई ना कोई एक सेट हमारे पास क्या होगा? एम्प्टी होगा। एंड नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अगर हम बी यूनियन सी की ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो वो हमारे पास क्या होता है? जैसे हमने पहले किया था ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट, देन ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के साथ, बीच में यूनियन। एंड अगर हम इंटरसेक्शन ले लें ए की हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? ए बी की कार्टेशियन, ए एंड सी की कार्टेशियन प्रोडक्ट, एंड उनकी हम क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्शन। आफ्टर दैट अगर हम करने जाएं इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफरेंस के साथ, तो वो हमारे पास क्या बन जाती है? ए की बी के साथ, ए की सी के साथ एंड इनका डिफरेंस। एंड आफ्टर दैट अगर हम किसी दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट की इंटरसेक्शन किसी और दो की सेट्स के साथ कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाता है? अगर हम ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाता है? जो पहले पहले इनकी इंटरसेक्शन कर दो एंड इनकी क्रॉस प्रोडक्ट कर लो जो पीछे वाले दो हैं उनके इंटरसेक्शन के साथ, तो ये हमारे पास सेम रिजल्ट आ जाता है। एंड आफ्टर दैट अगर हमारे पास सपोज कर लो इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड सी इज सबसेट ऑफ डी, देन हमारे पास क्या हो जाता है कि अगर ए बी का सबसेट है सी डी का सबसेट है तो हमारे पास ए क्रॉस सी किसका सबसेट हो जाएगा? बी। ओके, सो हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास ए बी का सबसेट है सी डी का सबसेट है तो हमारे पास ए क्रॉस सी किसका सबसेट हो जाता है? बी क्रॉस डी का। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमारे पास तो क्या बोल रहा है कि अगर ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल है तो ये कब पॉसिबल होगा? इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर हमारे पास ए और बी इक्वल होंगी तभी ये चीज़ पॉसिबल होगी, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि इफ़ ए और बी अगर इक्वल नहीं है, इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, अगर ये इक्वल नहीं है तो हम इससे हमारे पास क्या आ जाएगा कि ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं हो सकता।